Hello everyone, you are watching the YouTube channel of Rao's Academy for Competitive Exams. This is me Varun Pradhan presenting the daily news review for 4th of November. So before we proceed, why don't you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't yet. Guys, in our previous video we asked you a few questions, so let us see what are their solution. Question number 1 was first International Day for Biosphere Reserve is celebrated in which year? So the right answer is 2022 and the date is November 3rd. Please make a note of this. Another question was how many Lok Sabha seats are there with Jammu and Kashmir. Here it is written state of Jammu and Kashmir. No, J&K is now a UT. So it should not be the state, it should be UT of Jammu and Kashmir and the right answer is 5. देखिए पहले 6 टोटल सीट्स थी J&K के पास, लेकिन करंट सिचुएशन में 5 जम्मू कश्मीर के पास है और 1 सीट जो है लद्दाख के पास में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यह बात हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई थी। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की न्यूज़ में क्या कुछ खास बातें हैं। ठीक है, सो एक इमेजरी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक डांस फेस्टिवल अभी इन दिनों चल रहा है जिसको गारो कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। इस डांस का नाम है वांगला डांस। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल and the deity which is worshipped during this dance festival is the rising sun water fest. ये सन गॉड की पूजा इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में करते हैं और इसको सेलिब्रेट किया जाता है उमियाम लेक ऑफ मेघालय में। ठीक है, उमियाम लेक ऑफ मेघालय के साइड में या बैंक्स पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, तो ये सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। Guys, you can boost your preparation by joining Rao's Academy for competitive exams. We offer courses for UPSC and MPPSC and these courses are run by the top faculty of reputed institutes from Delhi, so you can give wings to your preparation. Also you can join our test series for MPPSC state services mains exam from 8th of November. आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। अ गोल्ड मशरूम कॉम्बो टू ईज ड्रग डिलीवरी, साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है इसका नाम है कॉर्डिसेप्स मिलिटेरियस। ये एक सिंथेटिक सब्सटेंस है, इसको काफ़ी रिसर्च के बाद इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है और इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। इस पर्टिकुलर चीज़ को इंटरनेशनल पेटेंट भी ऑब्टेन कर लिया है जर्मनी के अंदर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 4 अलग अलग इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ये नैनो पार्टिकल डेवलप किया। 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से इस पार्टिकल को डेवलप किया गया है। एक जो नाम मैंने आपको बताया कॉर्डिसेप्स मिलिटेरियस और गोल्ड सॉल्ट, सोने के सॉल्ट्स को मिलाकर कॉर्डिसेप्स के साथ ये एक सिंथेटिक नैनो पार्टिकल बनाया गया है जिसका काम होगा ड्रग डिलीवरी में हेल्प करना। देखिए, एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना आप समझ लीजिए कि सॉल्ट्स जितने छोटे साइज में होंगे वो उतने जल्दी काम करेंगे, वो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से काम करेंगे क्योंकि इनका पेनिट्रेशन फास्ट होगा। ये बात साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में पता करी। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है ये साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जो बात करती है रीसेट सैटेलाइट के बारे में। RISAT-2 मेक्स री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये
इसका लाइफ अब खत्म हो चुका है। 300 किलोग्राम हैवी ये सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च की थी 2009 में। ऑब्वियसली इसरो इज द एजेंसी विच लॉन्च दिस सैटेलाइट, और ये अब इंडियन ओशन में जकार्ता के पास जाकर खत्म हो गई, जाकर गिर गई, है ना। एक लंबे टाइम पीरियड को 13 साल तक इसने हमारी काफ़ी हेल्प की स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा में, और काफ़ी लाइट वेट ये 300 किलोग्राम की सैटेलाइट थी। रीसेट का फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ क्या था, यूटिलिटी क्या थी। सो इट स्टैंड्स फॉर राडार इमेजिंग सैटेलाइट। RI स्टैंड्स फॉर राडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो ये एक जॉइंट वेंचर आप कह सकते हैं 2009 में शुरू हुआ था। रीसेट 2 इजराइल के साथ मिलकर हमने बनाई थी, और रीसेट 1 जो है वो इंडिजीनियसली हमने डेवलप की थी। तो अब ये रीसेट 2 जो सैटेलाइट है 13 साल बाद इंडियन ओशन में जाकर सबमर्ज हो गई, ठीक है, यानी कि अब ये समाप्त हो चुकी है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप इस सैटेलाइट के बारे में याद रखिएगा, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक शायद आपको याद होगी, शायद ये कोई इंडियन उसको भूल सकता है। उस सर्जिकल स्ट्राइक्स में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस सैटेलाइट ने। इस सैटेलाइट के थ्रू ही हम वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सके और वो स्ट्राइक फैसिलिटेट हो पाई, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था रिसर्च सैटेलाइट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ी धमाकेदार न्यूज़ है, हालांकि ये डेवलपिंग स्टोरी हो सकती है। केरला हाई कोर्ट का एक डिसीजन रिसेंटली आया, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक टिप्पणी की है, जो द हिंदू अखबार में आज पब्लिश हुई है। क्या था ये मामला, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि एक मुस्लिम महिला का ये यूनिलेटरल राइट नहीं है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सके, ठीक है। ये यूनिलेटरल राइट नहीं है, ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही केरला हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बाद। उन्होंने कहा कि इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है। सहमति होना ज़रूरी है पति और पत्नी के बीच में। ये महिला सिर्फ अपने स्वविवेक से तलाक नहीं दे सकती है, जिसे खुला कहा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के टर्म में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम वो जजमेंट देख लेते हैं कि क्या जजमेंट था। तो केरला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये जजमेंट दिया कि मुस्लिम वुमेन हैव राइट टू रिसोर्ट टू एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स ऑफ खुला, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस है, आउट ऑफ द कोर्ट मुस्लिम महिला डिवोर्स ले सकती है अपने पति से, उस तरह की एक व्यवस्था है ये, ठीक है। लेकिन ये व्यवस्था जनरली होती थी म्यूचुअल कंसेंट से, इसको आप कह सकते हो डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट इनिशिएटेड बाय वाइफ। लेकिन कोर्ट ने इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन देते हुए कहा कि इसको यूनिलेटरली भी किया जा सकता है, ठीक है। यूनिलेटरली भी इसको किया जा सकता है। और ये भी कहा कोर्ट ने, एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जो आप ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने कहा मुस्लिम वाइफ ले सकती है खुला का ऑप्शन यूनिलैटरली, और मुस्लिम वाइफ की विल को हस्बैंड की विल से कंकरेंस में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इट इज द चॉइस ऑफ द वुमेन दैट शी वांट टू टर्मिनेट हर मैरिज। ये बात ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कही। बड़ी अच्छी कुछ टिप्पणियां इसमें ऑनरेबल जजेस ने दी। उन्होंने कहा कि देखिए क्लर्जी जो है वो पर्सनल लॉज को समय समय पर इंटरप्रेट करती है, लेकिन जो क्लर्जी है, ये जो धार्मिक नेता हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े लीगल एक्सपर्ट नहीं होते। धार्मिक मामलों के तो ये एक्सपर्ट हो सकते हैं, और लॉ कहता है कि लोगों का कितना ज़्यादा हित हो सके, ये लॉ की लार्जर स्पिरिट होती है।
तो पर्सनल लॉज, रिलीजियस लॉज की भी लार्जर स्पिरिट हमें उसी तरह से इंटरप्रेट करनी चाहिए एक लिबरल कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। आप महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का बिहेवियर नहीं कर सकते रिलीजन के नाम पर, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम समझ लेते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड। देखिए, इंडिया में अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये काफ़ी एक डिबेटेबल बात है, बहुत डिबेट इस पर चलती रहती है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। क्रिमिनल कोड तो हमारा यूनिफॉर्म है, कॉमन है, यूनिवर्सल है, तो ये रिलीजियस लॉज हमें ख़त्म कर देने चाहिए। इसके विरोध में भी कई सारे तर्क आते हैं, बहुत से आर्ग्यूमेंट आते हैं, अब फिलहाल हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। सो करेंट सिचुएशन इंडिया में ये है कि मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन एक्सेट्रा के सारे मैटर्स जो हैं वो रिलीजियस पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। अब मुस्लिम मैरिजेस जो होती हैं वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसी होती है, ठीक है। और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डेंस में वाइफ्स जो हैं वो दो तरह से डिवोर्स दे सकती हैं। पहला तो है खुला, जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं, जो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड है, आउट ऑफ द कोर्ट मेथड है, जिसमें she was not supposed to give divorce on her own accord। उसके लिए हस्बैंड के साथ एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता था एज पर द मुस्लिम रिलीजियस लॉ। बट कोर्ट ने इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन देते हुए ये कहा है कि भाई यूनिलैटरली भी मुस्लिम महिलाएं अपने पति को तलाक दे सकती हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है जुडिशियल मेथड विच कम्स अंडर द डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये दो रिसोर्ट मुस्लिम महिलाओं के पास उपलब्ध हैं यदि वे अपने पति से सेपरेट होना चाहती हैं तो, ठीक है। आगे बढ़े और मैन के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो देख लेते हैं। तो देखिए, दो तरह के तलाक यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में बताए गए हैं। एक होता है रिवोकेबल तलाक, ठीक है, कि आपने कह दिया तलाक लेकिन बाद में उसको रिवोक कर दिया, यानी कि एक बार आपने प्रोनाउंस कर दिया तो वो फाइनल नहीं हो जाता है। एक रिकंसिलिएशन की, एक पुनर्विचार की गुंजाइश बची रहती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली ऐसे ना टूटे, बचा रहे, इस तरह का एक प्रोविजन रखा गया, इसलिए ये रिवोकेबल तलाक कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 बार तलाक बोलना होता है, ये तो आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा। ये सबसे प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है। इसमें आप एक ही सिंगल प्रोनाउंसमेंट में 3 बार तलाक कह देते हैं और कुछ समय तक एक पीरियड होता है जिसको टूअर पीरियड कहते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन आप अपने इसमें देख पा रहे होंगे। उस टूर के पीरियड तक सेपरेशन नहीं होगा, हस्बैंड और वाइफ को एक साथ में रहना होगा, ठीक है। यदि इस पीरियड में रिकंसिलिएशन हो गया तो वो अपना तलाक का प्रोनाउंसमेंट रिवोक कर सकता है, इसे कहा जाता है तलाक एहसान। दूसरे टाइप का तलाक होता है तलाक हसन, ठीक है। 3 बार आपको तलाक बोलना है अपनी वाइफ को, लेकिन ये 3 बार तलाक बोलना एक महीने के गैप से होगा, ठीक है। एक बार आप तलाक बोलोगे, अगली बार तलाक दूसरे महीने में बोलोगे, अगली बार तलाक तीसरे महीने में बोलोगे, और जब आप तीसरी बार तलाक प्रोनाउंस करोगे तब वो तलाक कंप्लीट माना जाएगा। अगेन इसमें भी एक रिवोकेशन की गुंजाइश बची रहती है, ठीक है, इसीलिए इसको भी रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक माना गया। दूसरा टाइप होता है इररिवोकेबल तलाक, ठीक है। इंस्टेंट तलाक या ट्रिपल तलाक या तलाक ए बिद्दत भी इसे कहा जाता था, लेकिन 2017 में सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में इसको ना सिर्फ वॉइड डिक्लेयर किया गया बल्कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाकर इसको इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया। अर्थात यदि कोई ट्रिपल तलाक या इंस्टेंट तलाक कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को देता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
एक सिंगल प्लेटफॉर्म का आइडिया मूव किया है जिसमें सभी कोर्ट्स की प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक सिंगल कॉमन प्लेटफॉर्म बना देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक वेलकम स्टेप हो सकता है। 27 सितंबर 2022 को ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। गुजरात हाई कोर्ट ये चीज़ करने वाला पहला हाई कोर्ट था। ठीक है, हालांकि कुछ चैलेंजेस इस चीज़ को लेकर हैं। ठीक है, कुछ तरह के चैलेंजेस हैं जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जिनको एग्जम्प्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कुछ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मामला यदि सुप्रीम कोर्ट में है, या फिर कोई जुवेनाइल रिलेटेड मामला है, कोई मैट्रिमोनियल रिलेटेड मैटर है, या कोई ऐसा मैटर है जो प्रोवोकिंग है, विवादित है। हालांकि कोर्ट में तो विवाद ही आमतौर पर जाते हैं, बट ऐसे मैटर जिनसे देश की शांति व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, तो क्या उनकी भी लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ की जाएगी या उन्हें एग्जम्प्ट किया जाएगा, इसको लेकर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत हमें होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है। बहुत ज़्यादा डिटेल इस न्यूज़ में कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक और बढ़िया सी न्यूज़ देखते हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ये रिक्वेस्ट किया या डायरेक्ट किया कि वो हर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करें। ठीक है, हर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसने ये भी रिक्वेस्ट की कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स बनाई जाएं हर ज़िले और हर शहर में। ठीक है, हर ज़िले में, हर शहर में एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अगेन डेवलपिंग स्टोरी है, इसको लेकर भी पॉलिसी एक्सेट्रा बनानी पड़ेगी। लेकिन कुछ बातें ज़रूर इसमें महत्वपूर्ण हैं कि ये पर्टिकुलर जो डायरेक्शन दी गई है ये NCPCR की एडवाइस पर दी गई है। यदि आप MPPSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जानते होंगे यूनिट 10 प्रिलिमिनरी में स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड है, जिसमें NCPCR भी आपके सिलेबस का पार्ट बनता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पोटेंशियल आपके लिए हो जाता है और UPSC के लिए भी गवर्नेंस पार्ट में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूज़ देखते हैं जो थोड़ी सी डराने वाली न्यूज़ है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत ही पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड को डिटेक्ट किया है, जो पिछले 8 सालों में डिटेक्ट होने वाला सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड है जो अर्थ के बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, और इससे खतरा ये है कि ये एस्टेरॉइड अर्थ के सरफेस से टकरा सकता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से टकरा सकता है। एक बड़ी एक्सेप्टेड थ्योरी है डायनासोर्स के एक्सटेंशन की, कि शायद कोई उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड धरती से टकराया होगा जिसमें डायनासोर सारे एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। तो ये एक थोड़ी सी डराने वाली न्यूज़ हमारे लिए है। लेकिन इस एस्ट्रॉइड का नाम आप याद रख लीजिएगा, इट इज़ नेम्ड एज 2022 AP7। ठीक है, और ये कहाँ पर अभी देखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि रिसेंटली इसको अर्थ के ऑर्बिट के आसपास देखा गया है। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट के पास इसको देखा गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो फर्स्ट वन लाइनर इज टोनाई पोलो एयर स्पोर्ट्स इज न्यू गेम ऑफ होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन ईटानगर। Another point is the committee has proposed to observe 11 December as भारतीय भाषा दिवस और भारतीय भाषा उत्सव on the birth anniversary of poet सुब्रमण्यम भारती। एक बड़े प्रसिद्ध पोएट थे सुब्रमण्यम भारती, तमिल लैंग्वेज में जो लिखा करते थे, जर्नलिस्ट भी थे, कई सारे अखबारों का ये पब्लिकेशन किया
करते थे, उनके बर्थडे को कॉमेमोरेट करने के लिए 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाए, ये सलाह दी गई है। नेक्स्ट न्यूज इज इजराइल इलेक्शन। बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में वापस आ गए हैं। पीएम यार लैपिड की हार हुई है इजराइल के इलेक्शंस में और नेतन्याहू वापस आए हैं, जो इंडिया के लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जी से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत अच्छे टर्म्स थे। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट हैज अफर्म्ड डेथ पेनल्टी awarded to Lashkar-e-Taiba terrorist मोहम्मद आरिफ for 2000 रेड फोर्ट अटैक। ठीक है, रेड फोर्ट अटैक केस का मुख्य आरोपी जो था लश्कर-ए-तैयबा का टेररिस्ट मोहम्मद आरिफ, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज चेन्नई मैसूरू रोड थर्ड वंदे भारत ट्रेन विल बी इंट्रोड्यूस। ठीक है, तीसरी वंदे भारत ट्रेन चेन्नई और मैसूरू रोड पर शुरू होगी। पहली दो कहाँ है, ये बातें भी हम अपने प्रीवियस न्यूज़ वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो यदि आपको याद है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि पहली दो वंदे भारत ट्रेन कौन से रूट पर चल रही थी। एंड लास्ट इज नागालैंड विल अंडरटेक फर्स्ट एविएशन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज। ठीक है, नागालैंड में पहली बार चिड़ियों की गणना होगी, सेंसस जैसा किया जाएगा। सो दिस इज इट इन टुडेज न्यूज। नाउ इट इज द टाइम फॉर क्विज रिलेटेड टू टुडेज न्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन इज भारतीय भाषा दिवस अनाउंस टू बी सेलिब्रेटेड। किस दिनांक को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 जनवरी। एंड अनदर क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट विल टेक फर्स्ट एविएशन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज। कौन से राज्य में पहला चिड़ियों की गणना की प्रक्रिया की जाएगी? ऑप्शन ए मणिपुर, बी आसाम, सी नागालैंड एंड डी मिजोरम। इफ यू नो द आंसर प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू डोंट नो द आंसर stay tuned with us, we'll let you know the answers in next video. So this is it for today's news. This is me Varun Pradhan signing off. If you like this video, do like it and share with your fellow aspirants. Also follow us on different social media platforms so that you can get various updates for boosting your preparation. Have a great day.